दोस्तों, अमित शाह के राडर में हैं विपक्ष के 4 बड़े नेता। इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में लग गई है गुजरात लॉबी। अब इंडिया गठबंधन के भीतर ऑपरेशन लोटस चलाने में जुट गए अमित शाह। कौन से 4 बड़े नेता हैं? और ऐसे वैसे नेता नहीं दोस्तों, बड़े नेता हैं जिन पर डेरा जो है अमित शाह डाल रहे हैं, जिनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है। बताऊंगी सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अभी स्थिति ऐसी है ना, आप लोकसभा देख लीजिए। भले ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल के भीतर कई राज्य जीत चुकी है, महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई, बिहार जीत गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर लोकसभा की बात की जाए तो अभी भी नीतीश कुमार और नायडू के सहारे, नीतीश और नायडू के सांसदों के सहारे मोदी की सरकार चल रही है। अगर वो समर्थन हटा ले तो वाकई सरकार गिर जाएगी। मोदी की कुर्सी जो है वो सिक्योर नहीं है और उसे सिक्योर करने की पूरी कोशिश में जो है वो अमित शाह जुटे हुए हैं। मतलब 4 जून 2024 को नतीजे आए थे और अभी दिसंबर का महीना है, 2025 है। अभी भी ऑपरेशन लोटस कैसे लोकसभा में बहुमत हासिल किया जा सके, इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान लगे हुए हैं। और उसमें अमित शाह अभी 4 बड़े नेता पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। पहला नाम जो है वो है हेमंत सोरेन। जी हां, झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें ईडी का डर दिखा करके जेल भेजा गया, जिन्हें ईडी का डर दिखा करके इंडिया अलायंस से अलग होने के लिए दबाव बनाया गया लोकसभा चुनाव से पहले, झारखंड चुनाव से पहले, लेकिन फिर भी वो मोदी शाह के आगे, भाजपा के आगे नहीं झुके। लेकिन अब खबर जो अंदर खाने से आ रही है, आज की ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो एक बिग ब्रेकिंग है और वो भी इनसाइड स्टोरी है। मैं आपको अक्सर कहती हूं कि राजनीति में जो खबरें हम आपको दिखाते हैं, हेडलाइन पर कई खबरें होती है और कई खबरें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे रहकर हमें पता चलता है, जो इनसाइड स्टोरी होती है, जो सांकेतिक होती है। राजनीति में सब कुछ सांकेतिक है, आपको खुल करके कोई नहीं बताएगा हम इसके साथ अलायंस करने जा रहे हैं, वो सांकेतिक है। आपको पहले से खबर की भनक लग सकती है अगर आप संकेत को समझ जाए। दोस्तों, महज 2 दिन पहले हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें जैसे सामने आई थी तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं झामुमो और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता हो सकता है। लेकिन वो अलग बात है कि झामुमो जो है या फिर हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, वो झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, वहां पर वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है। लेकिन झामुमो के लिए या जो 4 बड़े नेता पर अमित शाह की नजर है, उसमें पहला नाम हेमंत सोरेन का है, जो अभी भाजपा के साथ संपर्क में है या भाजपा उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें से खबर ये निकल के सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन से ये साफ तौर पर कहा गया है, एक आदेश, संदेश या फिर आप कह सकते हैं कि शुभचिंतक के तौर पर, क्योंकि ईडी की केसेस भले ही सच हो, झूठी केसेस हो, वो तो बात की बात है। ईडी का मामला अभी भी चल रहा है, बेकसूर कोई साबित नहीं हुए। इसीलिए हेमंत सोरेन को यह समझाया गया है कि आप राहुल गांधी से दूरियां बनाएं, आप इंडिया अलायंस से दूरी बनाकर रखें, आप राहुल गांधी से डिस्टेंस मेंटेन करें। आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने, हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, वो बैकस्टेप कर गए, वो बैकफुट पर चले गए, क्योंकि सीटों का बंटवारा जो था और भी तमाम चीजों को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के साथ बात बनी नहीं, इसलिए वो स्टेप आउट कर गए। और तभी से ये कहा जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। और जब कोई
कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, या कोई पार्टी कांग्रेस के साथ अगर अलायंस में रहकर कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है, तो उस पर सबसे पहले अमित शाह की नजर होती है, सबसे पहले भाजपा की नजर होती है। और उसी तरीके से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को यह समझाया जा रहा है, कोई बात नहीं, आप एनडीए में मत आइए, एनडीए में आप मत आइए। जबकि इससे पहले झामुमो जो है वो एनडीए का हिस्सा था, झामुमो पार्टी जो है वो इंडिया के हिस्से में आती थी, एनडीए को सपोर्ट करती थी। लेकिन अब वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और जहां साफ तौर पर कहा गया है कि आप राहुल से, इंडिया अलायंस से डिस्टेंस मेंटेन करें। वैसे भी वो नाराज चल रहे हैं, ईडी के केसेस अभी भी चल रहे हैं उन पर, तो ऐसे में उन्हें यह समझाया गया है कि मेक सम डिस्टेंस। इसके बाद 2 नंबर पे जिस लीडर पर डेरा डाल करके भाजपा बैठी हुई है, गुजरात लॉबी बैठी हुई है, वो है ममता बनर्जी। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ममता बनर्जी भले ही इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ी लीडर है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी सहज नहीं है। जबकि कांग्रेस से ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, ममता की पार्टी ने जन्म लिया और सबसे पहले वो कांग्रेस में ही थी ममता बनर्जी। लेकिन कांग्रेस के साथ जो वर्तमान कांग्रेस है, जो प्रेजेंट कांग्रेस है, उसके साथ ममता बनर्जी की रिलेशनशिप कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है। आप जानते हैं कई मर्तबा ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हुए नजर आई। और कल एसआईआर को लेकर के सदन में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब कांग्रेस के 99 सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे सदन पर खड़े होकर के, तब वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी ने समर्थन नहीं किया। आप जानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के खुद ममता की पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। बंगाल में चुनाव है, एसआईआर चल रहा है और सबसे ज्यादा एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। लेकिन फिर भी जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेसी सांसद सदन में हल्ला कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पर ममता की पार्टी सपोर्ट में खड़ी नजर नहीं आई, ममता के सांसद वहां नजर नहीं आए, उन्होंने अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। एक तरीके से संदेश, संकेत ममता बनर्जी की पार्टी को भी, ममता बनर्जी को भी दिया गया है कि मेक सम डिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से दूरी बनाए। ममता बनर्जी के भतीजे पर, तमाम उनके कैबिनेट मंत्रियों पर ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, सामने बंगाल चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के साथ मत रहिए, ये खुला संदेश दे दिया गया है। अब क्यों भाजपा ऐसा कर रही है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। ममता बनर्जी के बाद 3rd नंबर पे है अखिलेश यादव। जी हाँ, आप कहेंगे अखिलेश यादव कैसे संभव है, खुद भाजपा के खिलाफ तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं, सपा बनाम भाजपा की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन अखिलेश यादव भी फिलहाल जो राहुल गांधी के आसपास के लोग हैं, जो राहुल गांधी को घेर के रखते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल वो भी महसूस नहीं करते। डायरेक्टली राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत बंद है, ये अंदर खाने की खबर है, इसकी पुष्टि तो करना मुश्किल है। लेकिन आप संकेत, अगर अलग अलग संकेतों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा, जो चीज रेखांकित करने की मैं कोशिश कर रही हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे में सवाल तब उठा जब कल एसआईआर वाली प्रोटेस्ट में राहुल गांधी की पूरी फौज जो है वो संसद में खड़ी नजर आ रही थी, राहुल के सभी सांसद खड़े थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज प्रोटेस्ट कर रहे थे एसआईआर के खिलाफ, लेकिन वहां अखिलेश यादव के 37 सांसद में से एक भी सांसद ने प्रोटेस्ट में ज्वाइन नहीं किया। यानी जैसे ममता की पार्टी के सांसदों ने दूरियां बनाई, उसी तरीके से अखिलेश के सांसदों ने भी डिस्टेंस मेंटेन किया। एक संकेत उन्हें भी दिया गया है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कांग्रेस से दूरी बनाइए। और 4थे नंबर पर हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे और आपने देखा किस तरीके से राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने एक कर दिया। अब कई मंचों पर उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे एक साथ नजर आए।
जहां शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे ने डिस्टेंस बना के रखा है। शिंदे और उद्धव ठाकरे आज भी अगर सेम स्टेज पर होते हैं, सेम मंच पर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखते। लेकिन वहीं पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे में दोनों एक दूसरे का गले लगना, हाथ मिलाने में थोड़ी सी भी हिचकिचाते नहीं है। तो वही बात उद्धव ठाकरे की अगर करें तो शिवसेना को लेकर के केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना को लेकर के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी को लेकर के क्या फैसला सुनाता है, इस पर काफी कुछ निर्भर कर रहा है। अगर फैसला शिवसेना के पक्ष में आ जाए, यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पक्ष में आ जाए, तो जिस तरीके से दूध से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, उसी तरीके से अब एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बाहर फेंकेगी, क्योंकि काम हो गया। एकनाथ शिंदे को जितना निचोड़ना था भाजपा निचोड़ चुकी है। अब वो मुसीबत के लिए, मतलब एक तरीके से सिरदर्द है, मुसीबत है भाजपा के लिए, एकनाथ शिंदे और उनकी पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी फौज। और इसलिए अगर हम पुराने अलायंस में वापस लौट जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, जैसे उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि विचारधारा की बात की जाए तो शिवसेना की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा कहीं पर भी मेल नहीं खाती है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और साथ में हेमंत सोरेन, इन चार नेताओं पर, इनके सांसदों पर, इनकी पार्टी पर एक तरीके से डेरा इस तरीके से डाला गया है कि आप एनडीए का हिस्सा मत बनिए। आपको लगता है ममता बनर्जी कभी भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है? नहीं मिलाएगी। बैकडोर से सपोर्ट भी कर ले, लेकिन सामने तो हाथ नहीं मिलाएगी। अखिलेश यादव कभी भाजपा का सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे में चांसेस हैं, क्योंकि वो पहले भी भाजपा के साथ एनडीए में एलआई के तौर पर काम किया है। लेकिन ना ऐसा ममता करेगी और ना ही ऐसा अखिलेश करेंगे। अब ऐसे में इनको बस इन्हें यही कहा जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी की मकसद यही है कि ये कांग्रेस से दूरियां बनाए, कांग्रेस से डिस्टेंस बनाए और इंडिया अलायंस में या उससे कहीं ना कहीं हटके खड़े हो जाए। बस इतनी सी चाहत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है वो वही इंडिया अलायंस है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 303 नहीं महज 240 सीटों पर सिमट गई थी। और ये जब जब वो पार्लियामेंट में मोदी शाह पहुंचेंगे, उन्हें ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि हम बहुमत में नहीं हैं। अगर बैसाखियों का सहारा चला जाए, मेरे 2 क्रचेस अगर मेरे से छीन लिया जाए, तो मेरी सरकार धड़ल्ले से गिर जाएगी। और इसीलिए इंडिया के जो 4 बड़े चेहरे हैं, ममता, अखिलेश, हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे, इन चारों को वो स्प्लिट करना चाहते हैं। आलाकमान, भाजपा आलाकमान चाहते हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग, इनका आगे का एक्शन क्या होगा। वैसे भी ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, एसआईआर के मुद्दे पर हमने देखा। हेमंत सोरेन मोदी जी से मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे वैसे भी विचारधारा के लिए एक बहुत बड़ी फर्क जो है वो दिखता है कांग्रेस और शिवसेना में। उसमें से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस प्रोजेक्ट भी नहीं करना चाहती थी। उस समय से एक डिस्टेंस जो है दोनों में, वो डिस्टेंस बन गया है, वो खाई जो है वो पैदा हो गई है। उसके चलते उद्धव ठाकरे अलग है। इधर अखिलेश यादव भी अगर अलग हो जाए तो सोचिए इंडिया अलायंस का क्या होगा। और इसी तरीके से भाजपा चाहती है कि इंडिया अलायंस के अगर जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स अगर हम हटा ले तो इंडिया अलायंस कमजोर पड़ेगा, ये गठबंधन कमजोर पड़ेगा और कांग्रेस कमजोर पड़ेगी। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी पर आपकी राय क्या है? इस विश्लेषण को आप किस तरीके से आंकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।